हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एजू टिल्स। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एसए 500 की डिटेल्ड रिवीजन ऑडिट एविडेंस। तो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट है एसए कंसेप्ट्स नाम की, उसको आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे हमने सारे कंसेप्ट वाइज वीडियोस बनाए हैं और उसमें हमने ये भी कवर किया है कि कैसे लॉजिकली किसी भी पॉइंट को हमें याद करना है यूजिंग अ शॉर्ट स्टोरी मेमोरी टेक्निक। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो पहले समझते हैं ऑडिट एविडेंस मतलब क्या है। तो ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन है, इट इज अ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन जिसके बेसिस पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड है। ओके, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो कंपनी के ओन रिकॉर्ड्स, दैट इज द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट करते हैं द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि इनवॉइस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, है ना। नेक्स्ट क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करती है, कोरोबोरेट करती है मैनेजमेंट के असर्शंस को। जैसे कि असर्शंस होते हैं एग्जिस्टेंस, है ना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वैल्यूएशन। जैसे इन्वेंट्री का एग्जांपल लिया तो इन्वेंट्री के असर्शंस क्या क्या हो गए। असर्शंस मतलब जो क्लेम्स मैनेजमेंट करता है अबाउट द बैलेंसेस। तो मैनेजमेंट बोलता है इन्वेंट्री है मतलब एग्जिस्ट करती है, वो हमारी है मतलब राइट्स है हमारे उसके ऊपर, एंड इट इज वैल्यूड करेक्टली मतलब उसका वैल्यूएशन असर्शन मैनेजमेंट बता रही है। तो इसको आप कंफर्म करते हो, मतलब कोरॉबरेट कैसे करोगे। जैसे आपको एग्जिस्टेंस का असर्शन कंफर्म करना है तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे इन्वेंट्री का। और एविडेंस में ये भी इंक्लूड होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन विच कॉन्ट्राडिक्ट्स सच असर्शन, मतलब एग्जिस्टेंस का असर्शन कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली इंफॉर्मेशन क्या होगी। आपको शायद लेसर इन्वेंट्री मिले फ्लोर पे या फिर ज्यादा इन्वेंट्री मिले जितनी रिकॉर्ड्स में है उससे भी। तो वो हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। उसके बाद द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अगर मैनेजमेंट किसी चीज के लिए आपको मना करती है, जैसे कि आपको कोई बैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है जिसके लिए मैनेजमेंट आपको मना करती है, तो दैट्स अ रेड फ्लैग इट सेल्फ, इट इज द एविडेंस बिकॉज इट इज द एविडेंस ऑफ अ पॉसिबल इशू। उसके बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब जैसे कि सपोज कुछ बैलेंसेस होते हैं, जैसे पेंशन आपको ऑडिट करना है, लीव एनकैशमेंट, तो वो बनाने के लिए मैनेजमेंट एक्चुरियल वैल्यूएशन यूज करता है। तो actuary is a management expert and that's why information prepared by management expert is also the part of audit evidence. और फिर अदर इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि कंफर्मेशन लेते हैं डेटर्स के, बैंक के, है ना। उसके बाद क्या है, प्रीवियस ऑडिट, मतलब प्रीवियस ऑडिट फाइल्स भी हम रेफर कर सकते हैं फॉर एनी डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड अर्लियर। फिर मैनेजमेंट फर्म के कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं फॉर क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस, जैसे कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी टेस्ट की जाती है, रिस्क असेसमेंट की जाती है, तो उससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है विच कैन बी यूज्ड एज द ऑडिट एविडेंस। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एस ए 200, कि हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो जानना जरूरी है कि सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या है। तो सफिशिएंसी मतलब क्या है, क्वांटिटी, इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब हाउ मच एविडेंस यू नीड और यू हैव, है ना। अब ये क्वांटिटी किन किन चीजों से अफेक्ट होती है। एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब जितना हायर रिस्क आपको लगेगा उतना आपको ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत होगी। और इट इज अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ सच एविडेंस, है ना, जितनी हायर क्वालिटी आपकी रहेगी एविडेंस की उतना आपको कम एविडेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन ऑब्टेनिंग मोर ऑडिट एविडेंस हाउएवर मे नॉट कॉम्पेंसेट फॉर इट्स पुअर क्वालिटी, जस्ट बिकॉज आप नंबर बढ़ा रहे हो एविडेंस का बट उसकी क्वालिटी, मतलब उससे कुछ पता नहीं चल रहा आपको, एज ए सॉलिड ट्रुथ कुछ पता नहीं चल रहा है उन एविडेंसेस से, तो चाहे वो 100 एविडेंस भी हो उसका कुछ यूज नहीं है। उसके ऊपर एक एविडेंस जो आपको सच बता रहा हो, सॉलिड ट्रूथ बता रहा हो, है ना, कुछ एविडेंट आपको कुछ चीजें बता रहा हो जिसके बेसिस पे आप ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हो, तो वो एक ऑडिट एविडेंस भी भारी है उन 100 ऑडिट एविडेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सफिशियंसी। एंड अप्रोप्रिएटनेस मतलब इट इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस विच इज इट्स रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, मतलब वो कितना रिलेवेंट है एविडेंस इन दोज पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस फॉर दोज पर्टिकुलर असर्शंस, और वो कितना रिलायबल भी है। तो अब रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो रिलेवेंस, रिलेवेंस में क्या होता है, रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस मे बी अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टिंग। तो डायरेक्शन ऑलवेज मैटर्स, मतलब हम कुछ भी टेस्टिंग नहीं कर सकते, राइट। तो आपको अगर लग रहा है कि कोई बैलेंस ओवरस्टेट हो गया, मतलब जितना वो होना चाहिए था उससे भी ज्यादा उन्होंने वहां पे मेंशन किया है, दैट मीन्स समथिंग इज इंक्लूडेड एक्स्ट्रा विच इज नॉट नीडेड। तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे व्हाट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, क्योंकि उसी में से आपको गलती ढूंढनी है।
लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि बैलेंस इज अंडर स्टेटेड, मतलब जितना होना चाहिए था उससे भी कम वहां पे मेंशन किया है, तो दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग। तो इन दैट केस आप जितना वहां पे मेंशन है वो चेक करके तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ तो मिसिंग है। इसलिए आप क्या करोगे, आप आउटसाइड द रिकॉर्ड्स देखोगे इफ समथिंग इज मिसिंग, राइट। तो आप अगर उल्टा करोगे सपोज, तो उसका कुछ यूज नहीं है। दैट्स वाई डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग मैटर्स इन केस ऑफ रिलेवेंस। और दूसरी चीज है कि अ गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मे प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस विच इज रिलेवेंट टू सर्टेन असर्शंस बट नॉट फॉर अदर्स। जैसे कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया इन्वेंटरी का, तो उससे आपको कौन सा असर्शन कंफर्म हो रहा है, एग्जिस्टेंस के बारे में आपको पता चल रहा है, लेकिन वो इन्वेंटरी के वैल्यूएशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं चल रहा फिजिकल वेरिफिकेशन से, तो उसके लिए आपको कोई अलग प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। तो वो बोलता है रिलेवेंस। अब रिलायबिलिटी मतलब क्या है, तो रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोर्स। मतलब वो कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन आपके पास, उसका सोर्स क्या है, उसका टाइप क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है, एंड द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड इंक्लूडिंग द कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो रिलायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आप जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज से एविडेंस ऑब्टेन करते हो आउटसाइड द एंटिटी, जैसे कि कंफर्मेशन लिया हमने, तो उसकी वजह से उस ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद जो भी ऑडिट एविडेंस इंटरनली जनरेटेड है, मतलब कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के जो आप रेफर करो एज एन ऑडिट एविडेंस, तो उसके ऊपर के जो भी कंट्रोल्स है, उसके प्रिपरेशन के ऊपर के, उसके मेंटेनेंस के ऊपर के जो भी कंट्रोल्स है, अगर वो इफेक्टिव है तो उस ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद ऑडिट एविडेंस विच इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इनडायरेक्टली और बाय इन्फेरेंस। मतलब सपोज आप किसी कंट्रोल का ऑडिट कर रहे हो, तो आप अगर सिर्फ वो कंट्रोल के बारे में इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट के साथ, और वो कंट्रोल कैसे काम कर सकता है इसके बारे में आप अगर इंक्वायरी करोगे, तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट इससे भी ज़्यादा अगर आप वो कंट्रोल ऑब्जर्व करोगे, उसका एप्लीकेशन वो होते हुए अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो दैट इज मोर रिलायबल दैन जस्ट द इंक्वायरी। दैट्स वाई ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। एंड देन ऑडिट एविडेंस विच इज इन द डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, रिटर्न हो गया, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अदर मीडियम में, विच इज मोर रिलायबल दैन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ओरली, ऑब्वियसली। एंड देन जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ऑडिट एविडेंस होता है, इट इज मोर रिलायबल दैन द फोटोकॉपीज और फैसिमाइल्स एंड ऑल, बिकॉज उसकी जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है उनके कंट्रोल्स के ऊपर ओवर द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसको भी याद करने के लिए, लॉजिकली याद रखने के लिए हमने एक स्टोरी बनाई थी बैंक बैलेंस की, इफ यू रिमेंबर इन द कंसेप्ट वीडियो, आप कंसेप्ट वीडियो जाके देख सकते हो उसके लिए। ओके, सो दैट्स अबाउट द रिलायबिलिटी। अब आते हैं हम ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस पे। ओके, अब ये तो ऐसे 315 एंड 330 में मेंशन किए हुए ऑडिट प्रोसीजर्स, लेकिन इसका रेफरेंस क्योंकि ऐसे 500 में आ रहा है, वो हम आगे देखेंगे कैसे आ रहा है, तो इसलिए हमने ये चार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, इसको भी हमने एक डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझा था कंसेप्ट वाले वीडियो में, तो अगेन डिटेल में देखना है तो आप विजिट कर सकते हो कंसेप्ट वाला वीडियो ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पे इन ब्रीफ समझते हैं, तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं मेनली ब्रॉड कैटेगरी वाइज, तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, 315 एंड 330 में। तो पहले ऑडिटर करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, मतलब रिस्क असेस करता है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि फर्दर मुझे कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं। तो फर्दर प्रोसीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो वो कंट्रोल्स टेस्ट करेगा वो एंटिटी के, और उन कंट्रोल्स के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा उसके आगे के प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन जो हम करते हैं, जर्नल एंट्रीज जो हम टेस्ट करते हैं, एंड देन सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब हर एक चीज के लिए हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने की जरूरत नहीं होती, तो उसका काम हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके ही खत्म करते। So you can treat these procedures as the overall approach, है ना, broad categories like deciding the direction of testing. अब within these procedures, auditor actually performs specific techniques to obtain the audit evidence, जैसे कि inspection हो गया, observation हो गया, inquiry हो गई, है ना, within this framework. तो एक्चुअल वर्डिंग देखते हैं हमने क्या यूज किया है ऐसे 500 में। तो यहाँ पे लिखा है कि एज रिक्वायर्ड बाय एंड एक्सप्लेन्ड फर्दर इन ऐसे 315 एंड 330, audit evidence to draw the reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion is obtained by performing, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, risk assessment procedure and further audit procedures which comprise test of controls and substantive procedures, जिसमें substantive procedures में include होता है test of details and substantive analytical procedures.
नाउ द ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्क्राइब बिलो, मतलब आगे के स्लाइड्स में आएगा, मे बी यूज्ड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मे बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जैसे कि सपोज एक इंस्पेक्शन नाम का प्रोसीजर है, तो इंस्पेक्शन आपको यूज करना है विद इन दीज 3 प्रोसीजर्स। तो आप एज अ रिस्क असेसमेंट इंस्पेक्शन को कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा कंपनी के पॉलिसीज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, है ना, जिसकी वजह से उसको पता चलेगा कि कितनी रिस्क है, क्या मुझे देखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद सेम इंस्पेक्शन अगर आपको एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज करना है उस प्रोसीजर में, तो आप क्या करोगे कि आप एविडेंस ऑफ मैनेजर अप्रूवल्स, मतलब इनवॉइसेस को मैनेजर ने अप्रूव करना है, ऐसा अगर कंट्रोल है किसी एंटिटी में, तो उसका टेस्टिंग करने के लिए आप इंस्पेक्ट करोगे कुछ इनवॉइसेस और उसके ऊपर आप देखोगे मैनेजर का अप्रूवल है या नहीं, राइट। अगर सेम इंस्पेक्शन को ही आपको एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूज करना है इन टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो आप क्या करोगे, आपको सपोज परचेस का ऑडिट करना है, तो आप एक्चुअल इनवॉइसेस देखोगे टू वेरीफाई द रिकॉर्डेड परचेसेस, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी टेक्निक्स है, जो भी हम आगे प्रोसीजर्स देखने वाले हैं, वो हम एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल या एज अ टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या टेक्निक्स है। रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब इसको याद करने के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाया है, विच इज रेगुलर रूटीन इन ऑडिट इज ऑब्टेनिंग एविडेंस, है ना। तो लॉजिकल भी है क्योंकि हमारा काम ही है ऑडिट में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, और उसको ऑब्टेन करने के लिए ही ये प्रोसीजर्स बने हैं, तो इसलिए रेगुलर रूटीन इन ऑडिट इज ऑब्टेनिंग एविडेंस। तो पहले इनिशियल्स लेके ये सारे नाम बन रहे, ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारा रिकैलकुलेशन। तो दैट मीन्स रिकैलकुलेशन मतलब सिंपल है, चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, है ना। वो मैनुअली भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, जैसे ऑडिटर रिकैलकुलेट करता है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। रीपरफॉर्मेंस मतलब सेम ऑडिटर इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है द प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वेर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, मतलब जो एंटिटी ने ओरिजिनली परफॉर्म ऑलरेडी किए हुए एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर वही चीज इंडिपेंडेंटली रीपरफॉर्म करता है ना। तो ये तो सिंपल हो गए। उसके बाद है अपना इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, हम एग्जामिन करते हैं रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, वो चाहे इंटरनल हो, वो चाहे एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, है ना। और उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट भी कवर होता है। इंस्पेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब नथिंग बट इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स। तो इंस्पेक्शन से हमें वेरिंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी के ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी डॉक्यूमेंट्स हम चेक करेंगे उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी ऑन द नेचर, सोर्स, हमने देखा था ना लास्ट स्लाइड में, and the internal and the effectiveness of the controls over their production, okay। तो अभी ये क्या है, कंट्रोल। एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्पेक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन। मतलब हमने जो अभी देखा था कि इंस्पेक्शन को हम एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप वो एविडेंस देख सकते हो अप्रूवल का, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लिखा है कि सम डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट। इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स मे नॉट नेसेसरली प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट द ओनरशिप। तो वही जो पॉइंट हमने रिलायबिलिटी में कवर किया हुआ था कि कुछ प्रोसीजर से हमें मतलब जैसे टैंजिबल एसेट्स का आप इंस्पेक्शन करो, मतलब फिजिकली वेरीफाई करो, तो उससे आपको सिर्फ एग्जिस्टेंस का पता चलेगा, बट अदर असर्शंस के बारे में, जैसे कि ओनरशिप हो गया, उसका वैल्यूएशन हो गया, उसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा विद द इंस्पेक्शन। तो इसके लिए आपको अलग प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एडवाइस किया है कि इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंटरी आइटम्स में अकम्पनी द ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंटिंग। मतलब क्या है कि जैसे कि आप एज एन ऑडिटर इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट अपना फिजिकल काउंट कर रहा है ना। आप खुद जाके वो गोडाउन में पूरा का पूरा इन्वेंट्री नहीं कैलकुलेट करते, आप ऑब्जर्व करते हो मैनेजमेंट को काउंट करते हुए। सो विद दैट अगर आपने इंस्पेक्शन भी यूज किया, जैसे कि सपोज आप रॉ मटेरियल के बॉक्सेस चेक कर रहे हो, तो आप रैंडमली जाके बोल सकते हो कि कोई भी एक बॉक्स हमें ओपन करके दिखाओ, उसमें क्या क्या है ना। तो दैट्स इंस्पेक्शन, राइट। तो इससे पता चलेगा कि वो बॉक्स में सच में कुछ रॉ मटेरियल्स है या फिर मैनेजमेंट ने खाली बॉक्सेस तो नहीं रखे हैं ना। तो दैट्स वाई यू कैन अकम्पनी द ऑब्जर्वेशन विद द इंस्पेक्शन। तो ऐसे उन्होंने एडवाइस किया यहाँ पे। नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सपोज आप पेरोल का ऑडिट कर रहे हो, तो इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेड बाय द स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स। प्लॉजिबल मतलब रीजनेबल रिलेशनशिप्स among both financial and non-financial data.
अब आप पेरोल का ऑडिट कर रहे हो, मतलब पेरोल तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो उसके साथ साथ आप हेड काउंट भी देखोगे, मतलब वो हो गई नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। उसकी आप रिलेशनशिप का स्टडी करोगे, रीजनेबल स्टडी, प्लॉजिबल स्टडी करोगे। अब वो स्टडी करने से आपको क्या पता चला कि कंपनी ने तो आपको बताया 500 एम्प्लॉयज़ के है, 500 एम्प्लॉयज़ है उनके कंपनी में, है ना। लेकिन पेरोल एक्सपेंस जो है वो लग रहा है कि आपको 700 एम्प्लॉयज़ का आपको लग रहा है ना, देख के। सो समथिंग इज ऑफ, तो आपको इन्वेस्टिगेट भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में ये भी होता है, इट ऑल्सो इनकम्पासेस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस एंड रिलेशनशिप्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रेडिक्टेड अमाउंट। जैसे आपने प्रेडिक्ट किया कि 700 एम्प्लॉयज़ की सैलरी लग रही है लेकिन है 500 की, तो ये हो गया डेविएशन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रेडिक्टेड अमाउंट। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स को अगर ज़्यादा जानना है तो उस ऐसे 520 में उसका फर्दर गाइडेंस इंक्लूडेड है ना, उसके लिए सेपरेट एक ऐसे बनाया गया है। इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब क्या, सिंपली पूछना, है ना, सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ, किसी से भी नहीं पूछ सकते, नॉलेजेबल पर्सन से ही पूछेंगे। अब यहाँ पे भी बहुत फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम पूछ सकते हैं विद इन द कंपनी, आउटसाइड द एंटिटी। वो फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी भी हो सकती है, जैसे हम कंफर्मेशन ऑफ लीगल मैटर्स लेते हैं इन द ईमेल्स, राइट। या तो फिर इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी भी हो सकती है, ओके। और वो जो इंक्वायरी है वो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट में करेंगे या कंक्लूडिंग ऑफ द ऑडिट में करेंगे, उसको थ्रू आउट द ऑडिट हमें करना पड़ता है इन एडिशन टू द अदर प्रोसीजर्स। एंड इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, है ना। सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ दिया ऐसे नहीं कर सकते, जो भी रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं उसको हमें इवेल्युएट भी करना पड़ेगा फॉर आवर पर्पसेस। अब जो भी हमें रिस्पॉन्सेस मिलते हैं वो उनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो ऑडिटर के पास पहले थी ही नहीं, सो नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड, और विद द कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, मतलब जो हमारे पास पहले से किसी चीज़ के बारे में हमारे पास एक एविडेंस था, तो इंक्वायरी से हमें सपोर्टिंग दूसरा एविडेंस भी मिल गया, तो कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस हमें मिल गया। या तो फिर हमें कंप्लीटली डिफरेंट ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, विच इज द कॉन्ट्राडिक्टरी, विच डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर इन्फॉर्मेशन दैट द ऑडिटर ऑलरेडी हैज ऑब्टेन, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। तो ये 3 टाइप के इन्फॉर्मेशन आपको फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज मिल सकते हैं। अब अगर सपोज आप मैनेजर के इंटेंट के बारे में, मतलब उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो, जैसे कि सेलिंग ऑफ एन एसेट या फिर एक्सपांडिंग द ऑपरेशंस, तो देर इज यूजुअली नो हार्ड एविडेंस येट, है ना, क्योंकि वो चीज़ अभी तक हुई ही नहीं है। मैनेजमेंट सिर्फ इंटेंशन अपना बता रहा है कि वो सेल करने वाला है कोई एसेट, या फिर वो अपने ऑपरेशंस जो है वो एक्सपांड करने वाला है। तो किसी रिकॉर्ड्स में आपको इसका कोई हार्ड एविडेंस नहीं मिलेगा। तो इन दिस केस ऑडिटर क्या कर सकता है, दे कैन लुक एट द पास्ट हिस्ट्री, जैसे कि मैनेजमेंट ने जो बोला है वो पहले की कभी पास्ट में वो एक्चुअली किया है क्या, है ना। तो वो पास्ट हिस्ट्री आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो भी वो रीजन दे रहा है वो चीज़ करने के लिए, तो वो लॉजिकल लग रहे हैं क्या, वो कंसिस्टेंट लग रहे हैं क्या, है ना। एंड देन एबिलिटी टू एक्ट भी आप देख सकते हो, मतलब कंपनी के पास एक्चुअली वो रिसोर्सेस, वो कैपेसिटी है क्या टू कैरी आउट दैट स्पेसिफिक प्लान। तो इसकी हेल्प से आप जज कर सकते हो वेदर मैनेजमेंट स्टेटेड इंटेंट इज बिलीवेबल, ठीक है। तो ये हो गया इंक्वायरी में, और हमने ये भी देख लिया कि इसके रिस्पॉन्सेज को हमें कैसे इवेल्युएट करना है। नाउ ऑब्जर्वेशन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स, जो बाकी लोग कर रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं सिंपली, जैसे कि हम इन्वेंट्री काउंटिंग को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, तो इट इज लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस, मतलब एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट क्या हो रहा है वही आपको पता चलेगा ऑब्जर्वेशन से। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये प्रोसेस नॉर्मली कैसे काम करती है, हर रोज वो ये प्रोसेस कैसे ऐसे ही काम करती है, कि इसका एविडेंस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ दैट एग्जैक्ट मोमेंट वो कैसे हो रहा है इसका आपको एविडेंस मिलेगा। एंड देन पीपल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, राइट। तो स्टाफ माइट फॉलो द रूल्स मोर केयरफुली बिकॉज द ऑडिटर इज वॉचिंग, है ना। जैसे हम भी सिंसियरली काम करते हैं जब कोई देख रहा है, हमें पढ़ाई करते हैं सिंसियरली जब कोई हमें देख रहा होता है ना, व्हेन मैनेजर इज अराउंड एम्प्लॉयज काम अच्छे से ही करते हैं। तो the fact that the act of being observed may affect how the process or procedure is being performed. तो ये हो गए इसके limitations. Let's move further. External confirmations मतलब बाहर से कुछ information लेना, जैसे कि audit evidence obtained by the auditor as a direct written response, ये written होना चाहिए, है ना, oral नहीं, direct written response to the auditor from a third party, the confirming party. अब वो पेपर फॉर्म में हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब मेल से आया से भी हो सकता है, अदर मीडियम मतलब क्या, फैक्स एंड ऑल, या फिर कोई एक सिक्योर ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें ऑडिटर लॉग इन करके
वो इंफॉर्मेशन देख सकता है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो सकता है। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन जनरली सर्टेन अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटर्स बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। लेकिन इट इज़ नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द अकाउंट बैलेंस। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स क्या है, राइट। किसी भी एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, कोई मॉडिफिकेशंस हुए हैं क्या वो टर्म्स में, ये भी हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज के पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कोई साइड एग्रीमेंट है क्या, राइट। इफ देर इज मतलब है या एब्सेंस है उसका, राइट। साइड एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया, केस कोई ऐसे हिडन और इनफॉर्मल डील बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर विच मे चेंज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कोई साइड एग्रीमेंट है क्या, ये भी ऑडिटर देख सकता है, ओके, विद द एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। Yes, so here we cover the audit procedures to obtain the audit evidence. अब आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पास। अब एक्सपर्ट मतलब क्या है, कोई वो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके पास एक्सपर्टीज तो होना चाहिए, क्योंकि उसको एक्सपर्ट हम बोल रहे हैं। अब वो एक्सपर्टीज जो है वो अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग ऑडिटिंग वाले एक्सपर्ट तो हम ही है, राइट। अब इसका जो काम है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, इट इज यूज्ड बाय द एंटिटी टू असिस्ट द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो पर्सन को हम या वो ऑर्गेनाइजेशन को हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट करके बोल सकते हैं। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जब ऑडिटर काम यूज करने वाला होता है तो ऑडिटर को पहले कुछ 4 काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ऑडिट प्रोसीजर्स में चेंज आता है ना, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या चेंज आने वाला है, क्या वो कैसे वो अफेक्ट होने वाला है, वो ऑडिटर को देखना पड़ेगा, पहली चीज। और उसके बाद उसको आगे के 3 काम क्या करने पड़ेंगे, उसको एक्सपर्ट का कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी देखना पड़ेगा, सीसीओ है ना, कोको देखना पड़ेगा। फिर उसके काम का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, एंड देन ये भी देखना पड़ेगा कि वो काम, पर्टिकुलर काम उसके काम के लिए अप्रोप्रिएट, मतलब ऑडिटर के काम के लिए अप्रोप्रिएट है क्या एक्सपर्ट का काम, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पे हम देखते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स में कैसे अफेक्ट हो जाएगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में। ओके, तो पहले किसी भी चीज को हमें यूज करना है तो उसकी पहले रिस्क हमें देखनी है, राइट, क्योंकि हमारी ही रिस्क है वो, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद इस काम को यूज करने से अच्छा है कि कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज है क्या, वो हम पहले देखेंगे जो हम खुद से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, अगर वैसे कुछ है ही नहीं तो फिर एक्सपर्ट का काम ही यूज करना पड़ेगा। तो पहले उसके काम, उसके फील्ड का हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, हमारे पास उसका कितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो हम देखेंगे। उस एक्सपर्ट के बारे में हमें क्या क्या जानते हैं हम, प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा कुछ है क्या, वो देखेंगे। और एक्सपर्ट का हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद वो मैटर को हम समझेंगे, उसका नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो हम समझेंगे। और फिर एक्सपर्ट का काम का नेचर, ऑब्जेक्टिव समझेंगे, और वो दोनों को मैच करके हम देखेंगे कि ये काम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या इस मैटर के लिए। एंड अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि एक्सपर्ट कहाँ से आया है, मतलब उसको एम्प्लॉय किया है कंपनी ने या फिर उसको एंगेज किया, मतलब बाहर से वो एज अ फर्म काम कर रहा है ना, जैसे हम ऑडिटर काम करते हैं बाहर से, तो वैसे है क्या। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपर कंट्रोल्स कितने हैं, मतलब मैनेजमेंट कितने एक्सटेंट तक उसके ऊपर कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है, और एंटिटी में ऐसे कुछ कंट्रोल्स है क्या उसके काम के ऊपर, ये हम देखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि हमारे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या चेंज आने वाला है, ओके। अब नेक्स्ट 3 काम जो मैंने बताया, कोको इवेल्युएट करना, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग लेना एंड अप्रोप्रिएटनेस लेना, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कोको, ओके। कॉम्पिटेंस मतलब क्या है, नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब उसके पास नॉलेज है क्या, उसके पास क्वालिफिकेशंस, एक्सपर्टीज है क्या, राइट। उसके बाद आता है कैपेबिलिटी, मतलब कॉम्पिटेंस तो है लेकिन वो कॉम्पिटेंस यूज करने के लिए उसके पास एबिलिटी है क्या, तो रिलेट्स टू द कैपेबिलिटी, रिलेट्स टू द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट टू एक्सरसाइज द कॉम्पिटेंस। और ये अफेक्ट हो सकती है ड्यू टू द जियोग्राफिकल लोकेशंस, द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। जैसे हमने देखा था कि कोई आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करना है और एक वैल्यूअर है जो मुंबई में बैठा है, एक वैल्यूअर है जो दिल्ली में बैठा है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मुंबई में है, तो दिल्ली बेस्ड जो भी वैल्यूअर है वो यहाँ पे नहीं आ सकता मुंबई में, वो फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी को, और इसलिए जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, टाइम, रिसोर्सेज की उसके पास नहीं है, उसकी वजह से उसकी जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है। इससे अच्छा है कि आप वो मुंबई बेस्ड ही एक्सपर्ट को कोई हायर कर लो, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है टू come to that property, to inspect that property है, and to valuate that property, right.
एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब सिमिलर कि ऑडिटर जैसे ही कि पॉसिबल इफेक्ट्स दैट बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स may have the possible effects on the judgment of that expert, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसने अनबायस्ड ओपिनियन देना चाहिए, राइट। तो ये हो गया मीनिंग इसका। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएट करने की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलती है, इसको भी हमने कंसेप्ट वीडियो में देखा है कैसे याद करना है ना। हमने डॉक्टर का एक एग्जाम्पल वहाँ पे यूज़ किया था, राइट। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स है, तो पहले आप देखोगे कि पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कुछ है क्या प्रीवियस वर्क से उस एक्सपर्ट के, राइट। उसके बाद आप उसके क्वालिफिकेशंस का, उसके मेंबरशिप कुछ है प्रोफेशनल बॉडी में, मतलब जैसी हमारी ICAI में मेंबरशिप होती है, तो वैसे उसकी कुछ है क्या, वैसे आप देख लो, नॉलेज उसका ऑब्टेन कर लो। फिर उसके कुछ पेपर्स, रीड पब्लिश्ड पेपर्स, बुक्स है क्या उसने लिखे हुए, वो आप देख लो, वो पढ़ के देख लो, राइट। उसके बाद आप खुद वो एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करो जो भी आपका मैटर है, एंड आप डिस्कस भी कर सकते हो विद द पीपल हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट्स वर्क। एंड लास्टली, अगर आपका कोई ऑडिटर्स एक्सपर्ट है जो आपको असिस्ट करता है इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन उसका भी ले सकते हो ऑडिटर का, ठीक है। इसको हम इसी सीक्वेंस में कैसे याद करना है वो आप कंसेप्ट वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पे हमने पूरा समझा है डॉक्टर के एग्जाम्पल से, ठीक है। दैट वुड बी ईजियर फॉर यू। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब ऑब्जेक्टिविटी आ गया, तो ऑब्जेक्टिविटी को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ओके। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू कैन इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिविटी, केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करने से पहले आप पहले तो डेफिनेशन लिखोगे, मतलब मीनिंग लिखोगे ऑब्जेक्टिविटी का, अनबायस्ड ओपिनियन देना एंड ऑल। तो इसको थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं, तो थ्रेट्स ये होते हैं सेल्फ इंटरेस्टेड। सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब क्या है कि एक्सपर्ट का कुछ पर्सनल उसमें एडवांटेज है ना, टू गेन और लूज पर्सनली समथिंग, इट ही हैज समथिंग टू गेन और लूज पर्सनली, मतलब वो शायद शेयर्स ओन करता हो आपके कंपनी में, मतलब मैनेजमेंट के कंपनी में, है ना। एंड मे बी इसकी वजह से उसका रिपोर्ट बायस्ड हो सकता है टू शो द हायर वैल्यू, राइट। तो उसके शायद फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट मतलब क्या, तो जो भी वो एक्सपर्ट है वो क्लाइंट को ही सपोर्ट कर रहा है, उसी के पोजीशन को वो डिफेंड कर रहा है ना। तो जैसे कि लॉयर एक कोई डिफेंड करता है कोर्ट में जाके, है ना, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ न्यूट्रल एनालिसिस वो सिर्फ क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट की तरफ से ही बोल रहा है, मतलब एडवोकेसी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब क्या, वो एक्सपर्ट जो है वो ही इज टू क्लोज विद द मैनेजमेंट, मतलब मान लो बहुत लॉन्ग एसोसिएशन है, 20-30 ईयर्स से वो एक्सपर्ट काम कर रहा है मैनेजमेंट के साथ, तो इन दैट केस वो हो गया फैमिलियरिटी थ्रेट। एंड देन सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब क्या, रिव्यूइंग देयर ओन पास्ट वर्क, मतलब कोई सपोज आपको गुडविल वैल्यूएशन करना है अभी, तो किसी एक वैल्यूएशन फर्म में प्रीवियसली कंपनी को हेल्प किया था टू डेवलप अ गुडविल इम्पेयरमेंट मॉडल। अब उसी एक्सपर्ट को मैनेजमेंट बाद में हायर कर रहा है टू टेस्ट द गुडविल इफ द गुडविल इज इम्पेयर्ड। So in that case, that expert is reviewing their own model, and that's why they are reluctant to highlight any flaws or errors in that model. So that's why that self-review threat. And intimidation threat मतलब feeling pressurized by the management or others, right? तो पहले आपने थ्रेट बता दिए, उसके बाद उसमें कोई सेफगार्ड्स भी होंगे, है ना। तो सेफगार्ड्स में रिड्यूस द थ्रेट्स विच आर क्रिएटेड। तो सेफगार्ड्स कैसे होते हैं, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वो मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फील्ड में ही, उसके प्रोफेशन में ही कुछ ऐसे सेफगार्ड बनाए होंगे, या तो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में से, है ना। जैसे कि सपोज फर्म के ही कुछ पॉलिसीज है, जैसे रोटेशनल पॉलिसी हो गई, हमारे सीए में भी होती है ना, वो ऑडिटर्स में भी होती है रोटेशनल पॉलिसी। उसके बाद क्या होता है, फर्म के कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं ना, पीयर रिव्यू होता है। तो जैसे हमारे सीए फर्म के कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं, वैसे ही सिमिलरली एक्सपर्ट के फील्ड के भी कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ रिलेवेंट कब रहेगी, जब एक्सपर्ट कोई बाहर से आ रहा है ना, एंगेज किया है कंपनी ने। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट एम्प्लॉयड ही है, कंपनी का एम्प्लॉय ही है, तो इन दैट केस जो इंटिमिडेशन थ्रेट है उसका थ्रेट बढ़ता है ना, क्योंकि मैनेजमेंट के अंडर ही वो एक्सपर्ट काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन शायद नहीं दे सकता, उसको हम बाकी एम्प्लॉयज से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं मान सकते। दैट्स वाई इंटिमिडेशन थ्रेट इज मोर इन केस ऑफ व्हेन एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी।
Now, when evaluating the objectivity of an expert engaged by the entity, it may be relevant to discuss with the management and that expert any interest and relationships. मतलब पहले आपने थ्रेड्स के बारे में बताया, उसके बाद आपने उसके सेफगार्ड्स के बारे में बताया, और अब आप बता रहे हो कि हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी को. तो इन दैट केस हमें ये समझना पड़ेगा एक्सपर्ट के साथ एंड मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके कि कोई ऐसे इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स है क्या विच में क्रिएट द थ्रेट टू एक्सपर्ट्स ऑब्जेक्टिविटी. तो वो थ्रेट्स, वो इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकते हैं, बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या फिर प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज. अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या कि वैल्यूएशन एक्सपर्ट है सपोज आपका कोई, तो वो शेयर्स ओन कर रहा है कंपनी में, है ना, जिसका वो वैल्यूएशन करने वाले हैं. तो दैट्स वाई देयर रिपोर्ट में शो द हायर वैल्यू. तो दैट वो हो गया फाइनेंशियल इंटरेस्ट. बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या कि सपोज कोई एक्चुअली है, आपने एम्प्लॉय किया, आपने एंगेज किया हुआ है, और उसको जो फीस मिलती है आपकी कंपनी से, तो वो इट इज़ अ लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम ऑफ हिज ओन. मतलब उसका जो भी इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके कंपनी का ही है. तो इन दैट केस दैट बिकम्स अ बिजनेस रिलेशनशिप. एंड पर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या है कि आपको कोई रिलेटिव, मैनेजमेंट का कोई रिलेटिव ही हायर्ड है. सपोज लॉयर हायर करना है, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है एज ए लॉयर जो काम कर रहा है, वो शायद क्लोज रिलेटिव है किसी CFO का कंपनी के, राइट. तो वो हो सकता है पर्सनल रिलेशनशिप्स. एंड प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज मतलब क्या, जैसे हमने वो गुडविल का एग्जांपल देख लिया था सेल्फ रिव्यू थ्रेट में, है ना. उसी ने खुद ने ही गुडविल का मॉडल डेवलप किया था और कंपनी ने फिर उसी को हायर करके गुडविल इम्पेयरमेंट के बारे में पूछा, तो वो हो गया सेल्फ रिव्यू थ्रेट वहाँ पे. तो सिमिलरली प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज में भी वही है एग्जाम्पल. तो इसमें सेफगार्ड क्या हो सकता है कि आप कोई एक डिफरेंट एक्सपर्ट को ही हायर करो जिसने वो मॉडल डेवलप किया, उसे छोड़ के किसी आप डिफरेंट एक्सपर्ट को ही हायर करो जिसने आपको वो सर्विसेज पहले नहीं दी हो. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स के बारे में आप डिस्कस करोगे वो एक्सपर्ट के साथ. नाउ ये हो गया अपना कोको. ओके, अब नेक्स्ट क्या था? अंडरस्टैंडिंग आपको लेना है एक्सपर्ट के काम का. तो वो आपको कैसे मिल सकता है कि whether the experts field has an area of specialty within it that are relevant to. तो पहले आप रिलेवेंस देखोगे आपके ऑडिट के लिए, वो स्पेशलिटी जो भी उस एक्सपर्ट की है वो रिलेवेंट है क्या. उसके बाद कोई ऐसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स उसको अप्लाई हो रहे क्या, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स उसको अप्लाई हो रहे क्या. उसके बाद आप जब उसके काम के ऊपर आओगे, एक्सपर्ट के काम के ऊपर आओगे, तो वो कुछ एजम्पशंस मेथड्स यूज़ कर रहा होगा उसके काम में, तो वो जनरली एक्सेप्टेड है क्या उसी के फील्ड में, और वो आपके पर्पस के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए वो अप्रोप्रिएट है क्या, वो आप देखोगे अजम्पशंस एंड मेथड्स. और उसके बाद एक्सपर्ट जो भी डेटा यूज़ करेगा, इंटरनल हो गया एक्सटर्नल हो गया, जो भी वो डेटा यूज़ करेगा, तो उसका भी आप नेचर देख सकते हो. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आप क्या क्या करोगे, एक्सपर्ट क्या क्या यूज़ करेगा, अजम्पशंस मेथड्स यूज़ करेगा एंड डेटा यूज़ करेगा, तो वो आप देख सकते हो. अजम्पशंस मेथड जो है वो जनरली एक्सेप्टेड है क्या, वो आप देख सकते हो. एंड अप्रोप्रिएट है क्या आपके पर्पस के लिए, वो देखो. एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग लो कि जो भी एरिया ऑफ स्पेशलिटी है वो आपके पर्पस के लिए, आपके ऑडिट के लिए वो रिलेवेंट है क्या, और उसे कोई एक्सपर्ट को कोई प्रोफेशनल अदर स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं क्या, उसको वो कंप्लाई कर रहा है क्या. ठीक है, तो यही चीज़ें आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग में. उसके बाद अप्रोप्रिएटनेस, जो फोर्थ काम था अपना, अप्रोप्रिएटनेस इवैल्यूएट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो इवैल्यूएट. तो उसमें आपको पर्टिकुलरली क्या देखना है, रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देखना है. ठीक है, तो अगेन एक्सपर्ट क्या क्या यूज करेगा, अजम्पशंस यूज करेगा, है ना, मेथड्स यूज करेगा, डेटा यूज करेगा. तो जो भी अजम्पशंस मेथड्स एक्सपर्ट यूज करने वाला है वो आप देखो रिलेवेंट एंड रीजनेबल है क्या. उसके बाद जो भी वो सोर्स डेटा यूज करने वाला है वो आप देखो रिलेवेंट है क्या, वो कंप्लीट है क्या, एक्यूरेट है क्या, रीजनेबल है क्या, है ना. एंड देन जो एक्सपर्ट का मेन काम है वो आपको उसके फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स बताएगा, तो वो भी आप देख लो वो रिलेवेंट है क्या, रीजनेबल है क्या. और आपने जो अदर ऑडिट एविडेंस शायद ऑब्टेन किया होगा उस फील्ड के उस मैटर के रिगार्डिंग, तो वो आप कंसिस्टेंसी भी देख लो आपके ऑडिट एविडेंस की और वो एक्सपर्ट के फाइंडिंग्स की, कंक्लूजन्स की, और वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. यू नीड टू इवैल्यूएट दैट फॉर इवैल्यूएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस. ओके, नाउ अब जब ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन करने वाले हैं, तो जो हम टेस्टिंग करेंगे, तो वो टेस्टिंग करने के लिए हम कैसे आइटम सिलेक्ट करेंगे, तो उसके 3 तरीके हैं. एक तो हो गया सारे के सारे चेक कर लो, सारी की सारी पॉपुलेशन आप चेक कर लो 100% एग्जामिनेशन, या तो फिर आप कोई स्पेसिफिक आइटम्स चेक कर लो. एंड द थर्ड वन इज ऑडिट सैम्पलिंग आप यूज कर लो, जो ऐसे 530 में डिटेल में बताया गया है. ठीक है, तो ये 3 तरीके आप यूज कर सकते हो फॉर सिलेक्टिंग द आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस.
अब एक एक समझते हैं। सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स ये कब रिलेवेंट होगा, जब आपके पॉपुलेशन में बहुत कम नंबर, मतलब 4-5 ही सपोज ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो लार्ज वैल्यू आइटम्स है, ठीक है, तो वो आप सारे के सारे चेक करोगे क्योंकि मे बी सारे ओवर द मटीरियलिटी है। तो इन दैट केस यू कैन चेक ऑल द आइटम्स। उसके बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है और आपके पास कोई अदर मीन्स नहीं है टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अदर देन टेस्टिंग दीज ऑल ट्रांजैक्शंस, तो आप चेक कर सकते हो। एंड देन अगर कोई रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन और अदर प्रोसेस है जिसका रिपीटेटिव नेचर है, सेम काइंड ऑफ नेचर है, तो आप 100% चेकिंग कर सकते हो। कोई ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली आप परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मेक्स द 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, तो ऑटोमेटिकली है तो एक क्लिक में आपका सारा हो जाएगा, तो आप 100% चेकिंग वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज आइटम्स, सिग्निफिकेंट रिस्क है या फिर रिपीटेटिव नेचर है, परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली कोई प्रोसेस है, तो इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट ऑल द आइटम्स। अब सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स मतलब क्या, कोई एक सिलेक्ट स्पेसिफिक बहुत बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक आइटम्स आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये रिस्क पे डिपेंड करेगा, ये वो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी पे डिपेंड करेगा। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब आप सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स वाला क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, तो कोई हाई वैल्यू और की आइटम्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सस्पिशियस आइटम्स दिखे, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस दिखे जो रिस्क प्रोन है, जिसकी हिस्ट्री ऑफ एरर है आपके पास प्रीवियस ऑडिट्स में, तो आप वो चीज़ें स्पेसिफिकली सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो। या तो फिर यू कैन डिसाइड कि ऑल आइटम्स ओवर सर्टन अमाउंट, आपको ये एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो आपके मटेरियलिटी के बेसिस पे, और उसके ऊपर के सारे ट्रांजैक्शंस आप चेक करोगे। एंड थर्ड वन इज आइटम्स टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन, मतलब सपोज आपको एंटिटी का इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ एंटिटी का आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, या फिर नेचर ऑफ कोई ट्रांजैक्शन का, मतलब परचेस ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है, पूरी की पूरी प्रोसेस, ये आपको देखना है, तो कोई आप स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट कर सकते हो और उससे आप वो नेचर ऑफ एंटिटी या फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो इन दीज केसेस यू कैन सिलेक्ट द स्पेसिफिक आइटम। एंड देन सैम्पलिंग के बारे में तो ऐसे 530 में आपको बताया गया है। So here we cover the detailed revision of SA 500. In the upcoming video, we will also cover the quick recap, that is the quick last day revision of SA 500. आपको कोई भी concept का understanding लेना है, again you can refer to the SA concept वाली playlist. So thank you so much for staying with me till the end, and also do subscribe to CA Tutels for concept wise videos, revision and last day revision videos for quick revisions before exam, and for questions covered from RTP, MTP, past exam and extra questions. So stay tuned and see you in the next video. Till then, bye bye.